मेरा नाम रॉबर्ट ग्रे है और कुछ साल पहले मैं एक ट्रक ड्राइवर था। इस नौकरी में मुझे एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने का काम दिया गया था। इस नए काम की वजह से मैं ज्यादातर देर रात तक बाहर रहता, क्योंकि मुझे एक के बाद एक डिलीवरी पहुंचानी होती थी और अक्सर मेरा चक्कर शहर के बाहर के हिस्से में लगता था। ज्यादातर टाइम सड़क पर ट्रक चलाने की वजह से मुझे अक्सर गैस भराने के लिए गैस स्टेशन पर रुकना पड़ता था। एक रात मैं एक अजीब से गैस स्टेशन पर रुका जिसका नाम एंडरसन एंड सन्स गैस स्टेशन था। मैं नीचे उतरा, मैंने पंप ट्रक में लगाया और फिर गैस स्टेशन के स्टोर के अंदर चला गया। जैसे ही मैं स्टोर के अंदर गया तो डर के मारे कुछ सेकंड्स के लिए अपनी जगह पर खड़ा रहा। वहां कुछ तो अजीब था, जैसे कि वहां 5 लोग थे और उन सब ने काले रंग के कोट पहने हुए थे। सिर्फ यही एक अजीब चीज नहीं थी, मैंने गौर किया कि उन सब के सर ढके हुए थे और मैं उनका चेहरा नहीं देख पा रहा था। जैसे ही मैं काउंटर पर खड़े आदमी के पास गया, उसने भी उसी तरह के कपड़े पहने हुए थे और उसने मुझे एक अजीब बात कही। कैसे हो तुम दोस्त? क्या तुम एक डॉग सूप लेना पसंद करोगे? मैंने हैरानगी से उस आदमी की तरफ देखा। सच कहूं तो मुझे उसकी बात अजीब नहीं लगी, बल्कि जो बात मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि वो आदमी आज भी उस बात का इस्तेमाल कर रहा था। इस जमाने में, मेरा मतलब है कि डॉग सूप 1930 में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा शब्द था जिसका मतलब पानी का ग्लास होता है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी अक्सर इसका इस्तेमाल किया करते थे। कुछ मिनट की शांति के बाद मैंने जवाब दिया, नहीं शुक्रिया। इस छोटी और अजीब बातचीत के बाद मैं स्टोर में अपने लिए कुछ ढूंढने लगा। फिर मैंने तय किया कि मैं अपने लिए एक चिल्ड बियर लूंगा जिसे मैं काम खत्म होने के बाद घर जाकर पी सकूं। जैसे ही मैं बोतल के पैसे देने काउंटर तक गया, उस आदमी ने कहा, तुम तो ट्रक चला रहे हो ना, तुम स्क्रूज मत हो जाना। एक बार फिर उसकी बात सुनकर मैं बहुत चक्कर रह गया। उसने एक बार फिर 90s में इस्तेमाल होने वाला एक शब्द का प्रयोग किया था। स्क्रूज का मतलब होता है शराब पीना। अब मुझे डर लगने लगा था, मुझे वहां घुटन होने लगी थी, इसलिए मैंने उसे जवाब दिया, नहीं, इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए, अब मुझे चलना चाहिए। मैं यकीन से कह सकता हूं कि उस आदमी को पता चल गया था कि मुझे वहां अजीब लग रहा है और मैं उससे बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। इसलिए उसने कहा, ज्यादा परेशान मत हो मेरे दोस्त, मैं तो बस बम्पिंग गम्स कर रहा था। और लगातार ये तीसरी बार उस आदमी ने फिर 90s के एक और स्लैंग का इस्तेमाल किया। बम्पिंग गम्स का मतलब है छोटी मोटी बातचीत। इस बार मेरे दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो गई। मैंने फौरन बॉटल उठाई और बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए मैं यही सोच रहा था कि ये आदमी ऐसी भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहा है जैसे ये भूतकाल में जी रहा हो। मैं जानता था कि उसकी बात इस जमाने में ज्यादा लोगों को समझ नहीं आएगी। मैं समझ पा रहा था क्योंकि मैं अपने दादाजी के बहुत करीब था, इसलिए 90s में इस्तेमाल होने वाले काफी शब्द मुझे पता थे। मुझे पुरानी फिल्में देखना बहुत पसंद था और मैं दादाजी से काफी बातें किया करता था। मैंने सवाल का जवाब पाने के लिए अपने दिमाग पर बहुत जोर दिया, लेकिन फिर उसे भूलकर आगे बढ़ने का फैसला किया। मैं अपने ट्रक में बैठा और अपनी यात्रा को जारी करने लगा। अगले और 4 घंटे में मैंने अपना सारा काम खत्म कर दिया, सभी सामान उसकी जगह पहुंचा दिया। सब कुछ होने के बाद मैं घर की ओर निकलने लगा। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे और मैंने देखा कि ट्रक में फिर से गैस खत्म होने वाली थी। मैंने कुछ और देर तक ट्रक चलाया और कुछ दूरी पर मैंने एक और गैस स्टेशन आता हुआ देखा। जैसे ही मैं उस गैस स्टेशन के करीब आने लगा तो मुझे कुछ अजीब लगने लगा और वो जगह कुछ जानी पहचानी सी लगने लगी। बाहर काफी अंधेरा था और मैं उस जगह को ठीक से नहीं देख पा रहा था, इसलिए मैंने ट्रक की खिड़की से अपना सर निकालकर उस गैस स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश की। और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उस गैस स्टेशन का नाम एंडरसन एंड सन्स गैस स्टेशन था। कुछ क्षण के लिए तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मुझे कोई भ्रम हो रहा है, क्योंकि मैं जानता था कि वो गैस स्टेशन तो यहां से मीलों दूर है। डर के मारे मैं उस गैस स्टेशन पर उतरा ही नहीं और मैंने फैसला किया कि मैं कोई और गैस स्टेशन ढूंढ लूंगा। अगले 30 मिनट तक और ट्रक चलाने के बाद मेरे सामने फिर वही एंडरसन एंड सन्स गैस स्टेशन आ गया जो मैंने अभी पीछे छोड़ा था। मेरा सर घूमने लगा, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पागल हो रहा हूं। मेरा दिमाग मेरे साथ पहेलियां बुझा रहा है, लेकिन मैंने खुद को संभाला और ट्रक चलाकर अंदर ले गया। मेरा दिल मुझे कह रहा था कि मैं यहां से निकल जाऊं, लेकिन ट्रक में इतनी गैस बिल्कुल नहीं थी कि मैं घर पहुंच पाता और एक और गैस स्टेशन मिलने की संभावना भी कम थी, इसलिए मेरा वहां रुकना जरूरी था। अपने मन को शांत करने के लिए मैंने ये सोच लिया कि शायद इनकी गैस स्टेशन की काफी चेन्स हों और मैं अपने ट्रक का टैंक भरने लगा। मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैंने स्टोर से पानी की बोतल खरीदी। जैसे ही मैं उसके अंदर घुसा तो मेरे मुंह से एक ही शब्द निकला और मेरा चेहरा फीका पड़ गया। मेरे सामने ठीक वही 5 लोग घूम रहे थे जिन्हें मैंने पहले गैस स्टेशन पर 8 घंटे पहले देखा था।
उन्होंने वही काले रंग का कोट पहना हुआ था और उनके चेहरे ढके हुए थे। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई डेजा वू हो। मेरा दिमाग ये अनुमान ही नहीं लगा पा रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे दिमाग पर जोर लगने लगा क्योंकि मैं इस सवाल का जवाब सोचने लगा कि आखिर वही गैस स्टेशन, वही लोग, एक अलग जगह पर, ये कैसे हो सकता है। इस बात का मुझे कोई जवाब नहीं मिल पा रहा था। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकलता रहा, नहीं नहीं नहीं, नहीं। और मैं धीरे धीरे पीछे होने लगा। बाहर निकलते हुए जब मैं पीछे होने लगा तो मैं गलती से एक आदमी से टकरा गया। वो उन 5 लोगों में से एक आदमी था जिसने काले रंग का कोट पहना हुआ था। जैसे ही उस आदमी ने माफी मांगने के लिए अपना चेहरा उठाया, मैं चिल्लाया। ये बयां करना बेहद मुश्किल था। उस आदमी का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसका मांस लटका हुआ था। मैं बता नहीं पाऊंगा कि उस वक्त मेरी हालत क्या थी, क्योंकि अब वो 5 आदमी मेरी तरफ देख रहे थे और उन सभी के चेहरे जले हुए थे। बिना एक और सेकंड गवाए मैं फौरन स्टोर से बाहर अपने ट्रक की तरफ भागा। मैंने गैस का पंप जमीन पर ही फेंक दिया और मैं पूरी स्पीड में ट्रक चलाते हुए पास के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैं डर के मारे चिल्लाने लगा। मुझे देखकर 2 पुलिस वाले मेरे पास मुझे शांत करवाने आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ और मैंने उन्हें वो सब बताया जो उस रात मेरे साथ हुआ। जब मेरी बात खत्म हुई तो उन दोनों ने हैरानगी भरी नजरों से मुझे देखा और कहा कि शायद मैं ज्यादा थक गया हूं और इसलिए मुझे ये सब दिखा। मैंने उन्हें कड़े शब्दों में कहा कि मैं जानता हूं जो मैंने देखा है। मुझे शांत करवाने के लिए पुलिस वालों ने अपने रिकॉर्ड में से एक फाइल निकाली। उस पर एंडरसन एंड सन्स एंटरप्राइज लिखा हुआ था। फाइल खोलने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि एंडरसन एंड सन्स गैस स्टेशन 1934 से ही बंद पड़ा है। उस फाइल में लिखा था कि उस साल वहां बहुत भयानक आग लग गई थी, जिसमें 5 लोग जो वहां मौजूद थे मारे गए थे और कहा जाता है कि इस बुरे हादसे के होने की वजह से वो गैस स्टेशन बंद हो गया था। मेरे पास अब कहने और सुनने के लिए और कुछ नहीं बचा था, इसलिए मैं वहां से उठकर चला गया। अगले दिन जब मैंने ट्रक वापस अपनी काम की जगह लगाया तो फैक्ट्री के इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा, तुम ट्रक में बिना गैस के घर कैसे पहुंचे? उसके इस अजीब सवाल को सुनकर मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं सर? मुझे अच्छी तरह याद है कि कल रात मैंने 2 बार ट्रक में गैस भरवाई है। उस इंस्पेक्टर ने फिर मुझे जवाब दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता रॉबर्ट, क्योंकि ट्रक का टैंक पूरी तरह खाली है और इस तरह ट्रक नहीं चल सकता। क्योंकि मेरे पास उनकी इस बात का कोई जवाब नहीं था, इसलिए मैं चुप रहा और वहां से चला गया। उस हादसे ने मेरा मानसिक संतुलन हिलाकर रख दिया था और कुछ हफ्तों बाद अपने मन की शांति के लिए मैंने उस अजीब से गैस स्टेशन पर खुद से खोज करने के बारे में सोचा। कुछ घंटों तक आर्टिकल पढ़ने पर, डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद मेरे सामने भी कुछ वही कहानी सामने आई। कहा जाता है कि यह हादसा 30 साल पहले हुआ था। सन 1991 में एक और ट्रक ड्राइवर ने इस बात की पुष्टि की कि वो भी इस गैस स्टेशन में गया था। उसकी कहानी भी मेरी जैसी ही थी, लेकिन उस आदमी ने अपनी कहानी के अंत में ये कहा कि किसी को मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि उन 5 लोगों की भटकती हुई आत्माएं वहीं रह गई। अब वो राह चलते हर उस आदमी की मदद करने की कोशिश करती हैं जिन्हें रात के अंधेरे में गैस भरवाने की जरूरत पड़ती है। जो मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं जिंदा बच पाऊंगी ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी लाइफ हर 24 साल की लड़की की तरह आम चल रही थी। मैं काम घर में रहती थी, एक आम नौकरी से पैसे कमाती थी, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसके बारे में कोई नहीं जानता था। मेरा नाम एमा है और ये मेरी कहानी है। मैं अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया था। जब मैं बड़ी हुई तो वो न्यू ऑरलियंस चले गए और मैं ओहायो आ गई। मेरे स्कूल के एक दोस्त फिलिप हॉफमैन ने वहां अपने भाई की एडवर्टाइजिंग कंपनी में मेरी नौकरी लगवाने में मदद की। जिस दिन मुझे अपनी पहली तनख्वाह मिली मैं बहुत खुश थी। मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और उसे अपना घर बनाया। उसमें मैंने पुराना फर्नीचर खरीद कर लगाया और उस दिन मैंने तय किया कि मैं बहुत पैसा कमाऊंगी और दुनिया घूमूंगी। पर जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती। मैं एक शांत पड़ोस में रहती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। मैं बहुत ज्यादा बातूनी नहीं हूं और मैं स्कूल के दिनों से ही शर्मीली किस्म की लड़की रही हूं। एक ही आदमी है जिससे मैं कभी कभी बात कर लिया करती थी। उनका नाम है मिस्टर फ्रिकली। वो मेरे पड़ोसी थे। उनकी बीवी की मौत के बाद वो उस बड़े घर में अकेले रहते थे, पर वो काफी नेक आदमी थे। हर सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकलती तो वो मुझे अपने आंगन में बैठे कॉफी पीते हुए दिखते। वो मुझे प्यारी सी स्माइल देते हुए मिलते थे
और मैं भी उन्हें बाय कहते हुए निकल जाती थी। अक्सर कुछ इस तरह मेरे दिन की शुरुआत होती थी। सैटरडे और संडे को मैं घर पर रहना पसंद करती थी। उस दिन मैं सारा दिन बैठकर टीवी देखती और जंक फूड खाती थी। कभी कभी मैं अपने कुछ दोस्तों से मिलने हाईवे पर बने एक क्लब में चली जाती। पिछले शुक्रवार जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकल रही थी तो मेरे दोस्तों ने मुझे उनके साथ ड्रिंक्स पर चलने के लिए कहा। पहले तो मैंने उन्हें मना कर दिया, पर वो साथ चलने के लिए जिद करते रहे, इसलिए हार कर मैंने हाँ कह ही दी। हम सब क्लब में गए, वहां हमने कुछ ड्रिंक्स पी और साथ में चिकन खाया। मुझे थोड़ा नशा होने लगा था और मैं ज्यादा नहीं पीना चाहती थी। मैं वहां से सीधा अपने घर के लिए कैब ले लेती, लेकिन मुझे रास्ते से घर का कुछ सामान लेना था ताकि मैं आराम से घर पर वीकेंड का मजा ले सकूं। मेरे कोलीग ने रात के करीब 11:30 बजे मुझे पास के गैस स्टेशन तक छोड़ दिया। मैंने वहां से थोड़ी शॉपिंग करके पैदल घर जाने के बारे में सोचा, क्योंकि वहां से मेरा घर सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पर था। लेकिन ऐसा करने में सिर्फ एक दिक्कत थी, मुझे घर पहुंचने के लिए जंगल से गुजरना पड़ता है। पर मैं उसमें भी कंफर्टेबल थी, क्योंकि मैं पहले भी ऐसा कर चुकी थी, तो मुझे कभी कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। जो आदमी उस गैस स्टेशन को चलाता है वो भी मुझे अच्छे से जानता था। उसका नाम राल्फ था, और जब भी मैं वहां घर का सामान लेने जाती तो वो बेकार का जोक मारकर मुझे हंसाने की कोशिश करता। मैं गैस स्टेशन के अंदर जाते हुए सोच ही रही थी कि लो, अब आएगा एक और स्टूपिड जोक। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई तो मैंने वहां एक कमजोर और बूढ़ी औरत को देखा। उसके सर पर बहुत ही कम बाल थे। बढ़ती उम्र की वजह से उसके काफी बाल झड़ गए थे और उसके नीचे की सफेद त्वचा भी दिखने लगी थी। उसके दांत भी खिस चुके थे और उसकी आंखें धुंधली लग रही थी, लेकिन उनमें एक तेज था। गुड इवनिंग। हाय। मैं उन्हें वहां देखकर थोड़ी कंफ्यूज थी। स्टोर में इधर उधर देखती रही और उसने फिर कहा, तुम किसी और को यहाँ होने की उम्मीद कर रही थी ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मुझे हमेशा राल्फ दिखते हैं इसलिए। फिर तो तुम जरूर ही एमा होगी, है ना? हाँ। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में राल्फ से काफी सुना है। आज वो बीमार है, इसलिए उसकी जगह मैं आई हूँ। ओह अच्छा, और आप? मैं उसकी माँ हूँ, रूथी। आराम से देखो, तुम्हें जो भी लेना है। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैं झिझकते हुए मुस्कुराई और मैंने अपने हाथ में शॉपिंग बैग उठा लिया। इस औरत के बारे में कुछ तो अजीब बात थी जो मुझे सही नहीं लगी। मुझे ये बात जानकर भी अजीब लगा कि इतनी बड़ी उम्र की औरत रात के इस समय गैस स्टेशन पर अकेली काम कर रही है। पर इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, इसलिए मैं स्टोर में अपने सामान के लिए घूमने लगी। सारा टाइम उस औरत की आंखें मुझे ही घूर रही थी। वो मुझे एक शिकार की तरह देख रही थी। आखिर में जब मैं काउंटर पर गई और उसने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा और कहा, बस इतना ही? हाँ। मैंने उसके हाथ में सामान दिया और वो बिल बनाने लगी। मैं अपने बैग में पर्स ढूंढ रही थी जब उसने मुझे एक अजीब सा सवाल पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं। तो क्या तुम शादी करना चाहती हो या फिर ऐसे ही मजे? क्या 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 मतलब है तुम्हारा? तुम जानती हो मेरा क्या मतलब है एमा। आजकल की लड़कियां हमारे टाइम की लड़कियों के हिसाब से बहुत समझदार हैं। क्या तुम्हारे माँ बाप जानते हैं कि तुम वैश्या हो? क्या कहा तुमने? तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। तुम खूबसूरत हो और आखिर लड़कियों की भी जरूरतें होती हैं। देखो, मैं नहीं जानती कि तुम मुझे ये सब क्यों कह रही हो, लेकिन तुम्हें अपनी जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। तुम एक बच्चलन लड़की हो एमा। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूं, जबकि तुम मुझसे मेरा बेटा छीनना चाहती हो। मेरा इकलौता बेटा, मेरी जिंदगी में बचा हुआ वो आखिरी इंसान। ये सोचकर तुम्हें रात में नींद कैसे आती है एमा कि तुम एक बूढ़ी बीमार औरत से उसका बेटा छीन रही हो? ऐसा कहते हुए उसने मेरे मुंह पर थूक दिया। इस घटना से मैं स्तब्ध रह गई। उसकी इस हरकत से मैं जाहिर तौर पर पीछे हुई और मुझे घिन आने लगी। मैंने अपनी शर्ट की लंबी बाजुओं से अपने चेहरे को पोंछा। क्या तुम पागल हो गई हो? मैं तुम्हारे बेटे को तुमसे क्यों छीनना चाहूंगी? वो मेरे डैड की उम्र का है, बेवकूफ औरत। ओह, तो उसने अपने फोन में तुम्हारी तस्वीरें क्यों ली? वो तुम्हारे बारे में इतनी बातें क्यों करता है? इससे जाहिर है कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम्ही ने उसे रिझाया होगा। मेरा बेटा तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता भी नहीं अगर तुम उसे रुझाती नहीं। वैश्या कहीं की। मैं उसकी बातें सुनकर पूरी तरह घबरा गई। वो औरत पूरी तरह पागल हो गई थी।
उसे इतना भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बेटा एक साइको है जिसने मेरी जानकारी के बिना मेरी तस्वीरें ली थी जब मैं यहाँ सामान लेने आती थी। उस समय मैं इतनी कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस बात पर ज्यादा ध्यान दूं, रैल्फ पर जो पीछा करने वाला एक साइको निकला, या उसकी पागल माँ वो मुझे जिम्मेदार ठहरा रही थी। मैंने ड्रिंक की हुई थी और अचानक हुए इस इल्जाम वाले सिलसिले से मेरा दिमाग और घूम रहा था, लेकिन बिना ज्यादा वक्त गवाए मैं उसके पास काउंटर तक गई और उसकी गुस्से भरी नजरों में देखकर मैंने कहा, भाड़ में जाए तुम्हारा साइको बेटा और भाड़ में जाओ तुम। और उसके बाद जो हुआ उसके लिए मैं तैयार नहीं थी। जैसे ही मैंने ऐसा कहा उस औरत ने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था जो उसने इतनी देर से छुपा कर रखा था। वो एक सही वक्त का इंतजार कर रही थी और जैसे ही उसे वो मौका मिला उसने वो चाकू काउंटर पर रखे मेरे हाथ पर मार दिया। हालांकि मैंने अपना हाथ हटाने की कोशिश की लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसने इस चाकू से मेरी 2 उंगलियां काट दी। मैं दर्द से चिल्लाने लगी, मेरे हाथ से खून बहने लगा और वो वहां खड़ी जोर से हंसने लगी। अब तुम कभी अपनी वेडिंग रिंग नहीं पहन पाओगी, तुम्हारी रिंग फिंगर मैंने काट दी है। मैं उसी समय वहां से भाग सकती थी और वो औरत मुझे पकड़ भी नहीं पाती, पर उसकी इस हरकत की वजह से मेरा भी गुस्सा फट गया। मैंने उसके हाथ से वो चाकू छीना और उसका बायां कान काट दिया। वो दर्द में चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गई और मैंने भी चिल्लाते हुए उससे कहा, मुझे तुम्हारे बेटे से शादी करने और तुम्हारी बहू बनने का कोई शौक नहीं है। वो वहां चिल्लाती रही और मैंने फौरन 911 पर फोन कर दिया। मैं बच गई लेकिन ज्यादा खून बहने के कारण रैल्फ की मां की मौत हो गई। पुलिस को रैल्फ अपने कमरे में बंद मिला। पता चला कि रैल्फ मुझसे प्यार करता था और उसकी मां को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे जलन होने लगी। वो चाहती थी कि रैल्फ जिंदगी भर उसी के साथ रहे। मुझसे बदला लेने के लिए उसने रैल्फ को 1 हफ्ते से उसके कमरे में बंद करके रखा था और हर वक्त वो गैस स्टेशन आती थी। मुझे यकीन है कि वो मेरा इंतजार करती होगी कि एक दिन मैं आऊंगी, और वो दिन आ गया था। पुलिस को सिक्योरिटी कैमरा से काफी फुटेज मिल गया था जिससे मुझे बेकसूर साबित किया जा सकता था। मेरे ठीक हो जाने के बाद मेरे पेरेंट्स ने तय किया कि वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। एक बात तो तय है कि मैं कभी भी अकेले आधी रात को किसी भी गैस स्टेशन पर नहीं जाऊंगी। तीन साल पहले जब मैं 17 साल का था तब मैं बुरी संगत में पड़ गया था और उन लोगों की संगत की वजह से मैंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। मैं अपनी मरी हुई दादी मां के घर में रहता था और मैंने हाल ही में हाई स्कूल छोड़ा था। मुझे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम की सख्त जरूरत थी। एक रात मेरे ख्याल से तब तकरीबन 1 बज रहे थे। मैं घर बैठा पागल हो रहा था क्योंकि मेरे पास नशा करने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने तय किया कि मैं पैदल चलकर पास के गैस स्टेशन तक जाऊंगा और वहां से सिगरेट का एक पैकेट ले लूंगा ताकि मैं उसे पी सकूं। अगर आप नहीं जानते कि नशा करने की लत कैसी होती है तो मैं आपको बता देता हूं। आपको सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन अगर कोई इस राह पर चलने लगे तो इससे छुटकारा पाना नामुमकिन सा है। इसमें ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर एक आग जल रही है और आपको उसे बुझाना जरूरी है, नहीं तो आप मर जाएंगे। एक बहुत ही खतरनाक चीज है। तो मैं उस सुनसान हाईवे पर रात के 1 बजे चलने लगा। हालांकि मुझे बताने की जरूरत नहीं है लेकिन उस वक्त बाहर कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था। जब मैं उस गैस स्टेशन में पहुंचा मैंने बाहर एक छोटी गाड़ी खड़ी हुई देखी। इस बात का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था कि वो गाड़ी जरूर ही वहां काम कर रहे आदमी की होगी। मैं उस गैस स्टेशन के अंदर गया और मेरी आंखें सबसे पहले काउंटर पर गई। वहां कोई नहीं था, वो गैस स्टेशन खाली था। पहले मुझे लगा कि वहां काम कर रहा आदमी बाथरूम गया होगा, इसलिए मैं इधर उधर देखने लगा। मैं किसी शेल्फ के पास से गुजर रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक आदमी का चेहरा बाहर आया। क्या तुम कुछ ढूंढ रहे हो बच्चे? ये क्या बकवास है? ओह गॉड, लगता है मैंने तुम्हें डरा दिया। मैं शेल्फ के पीछे से किसी के भी निकलने की उम्मीद नहीं कर रहा था और जब ऐसा हुआ तो 1 सेकंड के लिए मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उस आदमी के भूरे रंग के बाल थे जो उसने बहुत ज्यादा हेयर जेल के इस्तेमाल करते हुए पीछे रखे हुए थे। उसकी नीले रंग की आंखें थी, उसने अच्छे से शेव की हुई थी और उसके चेहरे से झुर्रियां भी लटक रही थी। वो अपनी उन नीली आंखों से मुझे कुछ देर तक घूरता रहा। मैंने खुद को संभालते हुए उससे कहा, मैं सिगरेट का पैक ढूंढ रहा था। ठीक है, आराम से देखो, और जब तुम्हारा काम हो जाए तो मैं तुम्हें काउंटर पर ही मिलूंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब जिस तरह उसने कहा कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उससे मैं समझ गया था कि आदमी ठीक नहीं है और मुझे जल्द से जल्द इस गैस स्टेशन से बाहर निकलना होगा।
मैंने सिगरेट का एक पैकेट उठाया और जल्दी से काउंटर पर चला गया। जैसे ही उसने मुझे उसके पास काउंटर तक आते देखा तो उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। तो जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल ही गया, हाँ? इसके कितने पैसे हुए? बिना उससे कोई फालतू बात किए मैंने सीधा सीधा उससे काम का सवाल पूछा। अपनी बात का जवाब ना पाकर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने पैकेट अपने हाथ में लिया और कहा, तुम कितने साल के हो? मैं अगले महीने 18 को होने वाला हूं। क्यों? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें ये नहीं बेच सकता क्योंकि अभी तुम बालिग नहीं हो, हाँ? मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो आधी रात को बीच हाईवे पर सिगरेट खरीदने पर एज गैप की शिक्षा दे रहा था। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैंने उससे कहा, डूड, मैं 18 साल का हुए बिना बहुत सी और चीजें ले सकता हूं, तो ये तो सिर्फ एक सिगरेट का पैकेट है। तो अब बंद करो तुम्हारी बकवास और ये दो। तुम्हें तो किसी से बात करने तक की तमीज नहीं है। सीरियसली, सुबह के 1:30 बज रहे हैं भाई। किससे फर्क पड़ता है कि मैं सिगरेट पी लूं? तो अपना काम करो यार बस। तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं तो तुमसे आराम से बात कर रहा हूं। तो फिर मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो और मुझे सिगरेट दो। ठीक है, मैं तुम्हें बेच दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डूड? तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। मैं बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसी के साथ साथ कोई नशा ना मिलने के कारण पागल भी हो रहा था। मुझे अपना ध्यान भटकाने के लिए सिगरेट पीना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, इस आदमी की बात मान लेता हूँ और जल्द से जल्द ये खत्म करके यहाँ से निकलता हूँ। मेरे दिमाग में यह भी चल रहा था कि अगर इस आदमी ने मुझे सिगरेट नहीं दी तो मुझे कल सुबह तक इंतजार करना पड़ेगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। हाँ, क्या करना होगा मुझे? तुम्हें मुझे गाल पर किस करना होगा। क्या तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? देखो, मैं एक बहुत ही अकेला आदमी हूं, इसलिए तुम मुझे गाल पर किस करो, अपनी सिगरेट का पैकेट लो और यहां से जाओ। मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। क्या कहते हो? मैं बयां भी नहीं कर सकता कि मैं उस समय कैसा महसूस कर रहा था। खुद को शांत करने के लिए मैंने अपनी बाजुओं को खरोचना शुरू कर दिया। अगर आप में से किसी को भी ड्रग्स करने के साइड इफेक्ट्स पता है तो आप समझ रहे होंगे कि नशा ना मिलने पर ऐसा ही होता है। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तो क्या तुमने फैसला कर लिया है दोस्त? अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं हो सकता है कि वो आपको घिनौना लगे, पर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं अपनी सही स्थिति में नहीं था। मैंने सोचा कि ठीक है, ये सिर्फ गाल पर एक किस तक ही बात है। अगर ये आदमी चाहता तो और भी बहुत कुछ करने को कह सकता था, लेकिन उसने सिर्फ गाल पर एक किस ही मांगी थी। मैंने घबराते हुए इधर उधर देखा, वहां और कोई नहीं था, तो किसी को भी पता नहीं चलेगा। फिर मैंने अपने सर के ऊपर एक सिक्योरिटी कैमरा देखा। मैं करूंगा, लेकिन तुम्हें सिक्योरिटी कैमरा बंद करना होगा। हाँ, बिल्कुल, मैं ये कर सकता हूं। उसने अपनी उंगली से धूल भरे उस कीबोर्ड पर एक बटन को दबाया और कुछ सेकंड्स के बाद सिक्योरिटी कैमरा की लाइट बंद हो गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। अब वक्त आ गया है, मेरे पास आओ। मैं अंदर से टूट रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि नशे की इस लत ने मुझे कहां लाकर खड़ा कर दिया है। सिगरेट के एक पैक के लिए मैं इस आदमी को अपना फायदा उठाने दे रहा हूं, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बुरी तरह फंस गया था। मैं धीरे धीरे काउंटर की तरफ झुका और उस आदमी ने अपना दायां गाल किस करने के लिए आगे किया। मैं जानता था कि मैं जितनी देर करूंगा ये मेरे लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा, इसलिए मैं एक ही बारी में उसके करीब गया और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ गया। और तभी उसने एक और घिनौनी हरकत की जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। जैसे ही मेरे होंठ उसके गाल को चूमने करीब आए, उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमा दिया और मैंने उसके गंदे होठों पर किस कर दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे एहसास भी नहीं हुआ और मैं झट से हट गया। उसका गंदा थूक मेरे होठों पर लग गया था और मैंने यही जमीन पर उल्टी कर दी। तुम तो एक लड़की से भी गए गुजरे निकले यार। होठ पर किस करने की वजह से तुमने उल्टी कर दी। छी। वो मेरी बेइज्जती करता रहा और मेरे मुंह से सिर्फ और सिर्फ उल्टी होती रही। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि आज मैंने नशा करने की वजह से सभी हदें पार कर दी थी। वो आदमी मुझे देखते हुए हवा में और किस करने लगा और बीच बीच में मुझ पर हंसने लगा। उसका ये व्यवहार मैं बयां भी नहीं कर सकता। देखो देखो, ये बारबी डॉल अब कैसे रो रही है। क्या हुआ बारबी? क्या तुम्हारा कुछ खो गया है? हाँ? मुझे बस अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उसकी आंख में जोर से एक मुक्का मार दिया। उसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था और उसे वो मुक्का बहुत जोर से लगा। उसे मारने की वजह से मुझे भी बहुत जोर से दर्द हुआ, लेकिन मैं रुका नहीं।
मैंने एक दूसरा मुक्का उसके नाक पर दे मारा, जिसकी वजह से उसका खून निकलने लगा और उसके कपड़ों पर लग गया। मेरे एक मुक्के से उसकी नाक बुरी तरीके से टूट गई। बदतमीज लड़के, तुमने मेरी नाक तोड़ दी। उस आदमी ने अपनी नाक पकड़कर मुझे कोसना शुरू कर दिया। मैं फौरन काउंटर से अपना सिगरेट का पैक उठाया और जितनी तेज हो सकता था उतनी तेज भागने लगा। उसकी दर्द भरी चीख पीछे से गूंजने लगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम किस तरह मुझे मारकर भागे हो और मेरी दुकान से तुमने चोरी की है। तुम ये सोचने की हिम्मत भी मत करना कि तुम बचकर निकल जाओगे लड़के। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं भागता रहा और कुछ देर बाद उसकी आवाज आनी बंद हो गई। उस रात वापस आने के बाद मैं पूरे टाइम नहीं सो पाया। एक बात पर मुझे पूरी तरह से यकीन था कि उस आदमी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, तो अगर वो पुलिस के पास जाता भी है तो मुझे गुनहगार साबित करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं होगा, बल्कि पुलिस ही उस पर शक करेगी कि उसने अचानक से सिक्योरिटी कैमरा क्यों बंद कर दिया। इसलिए सबसे तो मैं सेफ था। उस हादसे के बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए नशा करना बंद कर दिया। मैं एक सुधार केंद्र से जुड़ा और अब मैं एक गैरेज में काम करता हूं, जिससे मैं अपना सारा खर्चा निकालता हूं। और जहां तक बात उस पागल आदमी की है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम कभी ना मिलें।